नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा में वाक्यों का महत्व सबसे ज्यादा होता है, इसका एक क्रम होता है। अब हम विचार करें तो भाषा क्या है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मनुष्य मुख से प्रयत्न पूर्वक उच्चरित सार्थक शब्दों के समूह को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के लिए वाक्य की आवश्यकता होती है, वाक्य के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है और शब्द के लिए वर्ण की आवश्यकता होती है। कहा गया है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके कि टुकड़े न किए जा सके। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का व्यवस्थित क्रम में जमा हुआ सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं भाई। एक तो जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्य को बनाते हैं, तो उसके बनाने की प्रक्रिया के आधार पर हम वाक्य का निर्धारण करते हैं कि यह कैसा वाक्य है, किस प्रकार वाक्य का निर्माण किया, एक उद्देश्य दे लिया, सरल वाक्य बन गया, दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया, मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य बन गया, एक प्रधान उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य को जोड़ करके मिश्र वाक्य बन गया। ये रचना के आधार पर जिस प्रकार हमने वाक्य का निर्माण किया, उस निर्माण के आधार पर हमने वाक्य के कुछ भेद कर लिए, तीन भेद। अब जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो उसका कोई एक अर्थ निकलता है, क्योंकि वाक्य की परिभाषा में कहा गया है अर्थवान शब्दों का जो व्यवस्थित समूह मन के भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो, वह वाक्य कहलाता है। अर्थवान, अब कैसा अर्थ होता है वाक्य का। कोई वाक्य हमें सूचना देता है, कोई वाक्य हमें जानकारी देता है, उसके आधार पर उस वाक्य का निर्धारण करते हैं कैसा है। कोई वाक्य हमसे प्रश्न पूछता है, कोई वाक्य हमें आज्ञा देता है, कोई वाक्य हमें आश्चर्य व्यक्त करता है, कोई वाक्य हमें किसी जगह संकेत करता है। इन सब बिंदुओं के आधार पर हम वाक्य का विभाजन करते हैं कि यह किस प्रकार का वाक्य। सबसे पहले हम आते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के जो अंग हैं, जैसे कि आप जानते हो, कर्ता और क्रिया वाक्य के मूल एवं अनिवार्य अंग हैं। वाक्य में कर्ता होगा, क्रिया होगा, बिना कर्ता बिना क्रिया के वाक्य संभव नहीं है। इसके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं है। अतः कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार हमने वाक्य को दो भागों में बांट दिया है, नंबर एक उद्देश्य और नंबर दो विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है। कर्ता पक्ष, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। इसमें कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आता है, कर्ता का विस्तार हो जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, यहां पर कुत्ता जो शब्द है वो क्या है, वो उद्देश्य है, कर्ता है, उद्देश्य है वाक्य का। हमारी गली का काला कुत्ता भौंक रहा है, हमने कर्ता के साथ ये और जोड़ दिया, तो कर्ता का विस्तार हो गया, यहां पर उद्देश्य का विस्तार हो गया। क्या हो गया, हमारी गली का काला कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। तो ये क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार हो गया।
इसके बाद में आता है विधेय। विधेय क्या है? कुत्ता भौंक रहा है शब्द में भौंकने की क्रिया कौन कर रहा है? कुत्ता। कुत्ता क्या क्रिया कर रहा है? भौंकने की क्रिया कर रहा है। कर्ता कुत्ता था, उद्देश्य हो गया, क्रिया पक्ष जो है वो विधेय होगा। इसमें क्रिया का विस्तार, क्रिया का विस्तार, कर्म तथा कर्म का विस्तार आता है। क्रिया विशेषण, कुत्ता जोर से भौंक रहा है, इसके द्वारा हम विस्तार कर देते हैं। क्रिया विशेषण के द्वारा विस्तार होता है। कुत्ता भौंक रहा है, इसमें भौंक रहा है क्या है? विधेय है। अब विधेय का विस्तार जब हम करते हैं तो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। विशेषता प्रकट वाले शब्द अर्थात अर्थ वृद्धि करने वाले शब्दों से इनका हम विस्तार करते हैं। उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार। ध्यान रहे, उद्देश्य का विस्तार कर्ता में प्राय विशेषण या संबंध कारक जोड़कर करते हैं। महेश का कुत्ता भौंक रहा है, का संबंध आ गया। काला कुत्ता विशेषण आ गया। विधेय का विस्तार प्राय कर्म विशेषण करण से लेकर अधिकरण तक के जितने भी कारकीय शब्द हैं उनको जोड़ करके कर्म का विस्तार किया जाता है। क्रिया विशेषण, राम ने बाण से रावण को मारा, तो उद्देश्य क्या हुआ? राम ने। अब रावण को क्या है? कर्म है ना। बाण से करण है, मारा क्रिया है। तो यहां पर रावण को बाण से मारा, यह होगा विधेय। यहां क्रिया विधेय का विस्तार हो गया। किसके द्वारा हो गया? रावण को कर्म के द्वारा, बाण से करण कारक चिन्ह के द्वारा। राम ने रावण को लंका में मारा, लंका में अधिकरण कारक आ गया। तो विधेय का विस्तार इन कारकों को, कार्य के पक्ष को और क्रिया विशेषण को करके करते हैं। अब वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार का है। हम पहले जान चुके हैं कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक उनका वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर, रचना। इससे पहले हम देखते हैं वाक्य के गुण। वाक्य में क्या क्या गुण होने चाहिए भाई? सबसे पहला गुण सार्थकता। कोई भी वाक्य सार्थक होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। अर्थहीन वाक्य का कोई महत्व नहीं है। योग्यता, वाक्य क्षमता यानी कि क्षमता, वाक्य में क्षमता होनी चाहिए अपने भाव को प्रकट कर देने। जो शब्द हम प्रयोग करें वो भावों का सटीक अर्थ दे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आकांक्षा, तीसरा है आकांक्षा अर्थात इच्छा। वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि श्रोता जब वाक्य को सुने या पढ़े तो उसके मन में उसकी पूर्णता का एहसास हो, उसका हृदय उससे संबंधित प्रश्न पूछने के लिए जागृत न हो, यानी वाक्य में कोई भी संदेह न रहे, बिल्कुल क्लियर साफ। पदक्रम, वाक्यों के जो पद होते हैं उनका क्रम व्यवस्थित होना चाहिए, व्याकरणिक नियमों के आधार पर होना चाहिए। अन्वय अर्थात मेल, कर्ता, क्रिया, करण, इन सबका आपस में एक दूसरे के साथ मेल होना चाहिए। लिंग वचन के आधार पर इनका एक दूसरे से मेल होना चाहिए। जैसे राम घर जाता है, मेल है या
सीता घर जाता है, यहां क्रिया का मेल नहीं रहा, अन्वय टूट गया यहां। तो अन्वय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, सटीक अर्थ नहीं निकल सकता। अगर क्रियाकर्ता के अनुसार ना हो तो उसका अर्थ सटीक नहीं निकल सकता, यह बात हमको ध्यान रखनी होगी। अब जब हम पढ़ते हैं तो वाक्य के जो विभेद, आज हम यहां पर आपकी कक्षा में जो पाठ्यक्रम है उसमें अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद का विश्लेषण हमको करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य जैसा अर्थ देता है उसके आधार पर उसके अलग अलग भेद किए जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद हमने अन्य वीडियो के माध्यम से समझेंगे, समझ रखा है। पूर्व में 6, 7, 8 क्लास में भी, आगे की कक्षाओं में भी हम इनके बारे में व्यापक रूप से पढ़ते चले आते हैं। तो चले, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर हम वाक्यों को 8 भागों में विभक्त कर सकते हैं, इनको 8 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है? विधानवाचक विधान जिस प्रकार का होता है, लॉ, कानून, नियम, जहां पर वाक्य किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, घटना आदि का बोध कराते हैं वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों को कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं, विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं और सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इन विधानवाचक वाक्यों को हम विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं, कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं और सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। यहां गंगा नदी के निकलने की सूचना दी जा रही है। यहां गंगा नदी की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। विधान है, ये एक विधान है, इसलिए यहां पर कौन सा वाक्य हो गया? ये विधानवाचक वाक्य कहलाता है। क्लियर? एक आध वाक्य, वह कल आगरा जा रहा है। लोगों ने नेताजी का भव्य स्वागत किया। ये सारे वाक्य कैसे हैं? विधानवाचक वाक्य हैं, सकारात्मक वाक्य हैं। यहां पर सकारात्मक सूचना दी जा रही है। क्लियर? दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक जैसा कि मतलब है, निषेध माने नेगेटिव, नो, नकारात्मकता। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इसे हम निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं और निषेधार्थक वाक्य भी कहते हैं। विधानवाचक में गंगा नदी हिमालय से निकलती है, विधानवाचक में।
यहां निषेधवाचक में गंगा नदी हिमालय से नहीं निकलती है। दो, नकारात्मकता आ गई। लोगों ने नेताजी का भव्य स्वागत किया, यह विधानवाचक है, परंतु यहां पर लोगों ने नेताजी का भव्य स्वागत नहीं किया, नहीं शब्द आ गया। तुम आगरा मत जाओ, तुम खाना मत खाओ, तुम लड़ाई मत करो, ये सारे क्या हो गए? निषेधवाचक वाक्य हो गए। आज विद्यालय नहीं खुलेगा, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये सारे वाक्य क्या हो गए? निषेधवाचक वाक्य हो गए। तीसरा आता है आज्ञार्थक, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य जिसमें ऑर्डर, आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है। जिस वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, विनय आदि का भाव प्रकट होता है, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इन्हें हम आज्ञात्मक वाक्य तथा आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं। जैसे कृपया यह प्रश्न बता दीजिए, आज्ञा हो गई है। एक गिलास पानी लाओ, कक्षा में शांत बैठो, अभी इस वक्त कक्षा से बाहर निकल जाओ, ये सारे क्या है? आदेश, आज्ञा, ऑर्डर। जहां पर आदेश दिया जाए, निर्देश दिया जाए या प्रार्थना विनय की जाए, वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। नंबर चौथा आता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। जहां प्रश्न पूछे जाएं, जहां हम व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, जिन वाक्यों में किसी से कोई बात पूछी जाती है, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसे हम प्रश्नात्मक वाक्य तथा प्रश्नार्थक वाक्य भी कहते हैं। आपका नाम क्या है? प्रश्न पूछ लिया हमने। महेश का घर कहां है? पिताजी कब आएंगे? आप कहां रहते हैं? आप क्यों रो रहे हैं? जिसका कि उत्तर मिले। क्लियर? प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद में आता है नंबर 5वां इच्छावाचक। इच्छा, जहां इच्छा प्रकट होती है, वक्ता की आकांक्षा, इच्छा, आशीर्वाद या मनोकामना। भगवान करे आपके यहां सुख समृद्धि हो, ये मनोकामना। वक्ता की आकांक्षा, इच्छा, आशीर्वाद या मनोकामना प्रकट करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इन्हें हम इच्छात्मक वाक्य भी कहते हैं, इन्हें हम इच्छार्थक वाक्य भी कहते हैं। जैसे नववर्ष मंगलमय हो, बधाई जो देते हैं, आज का दिन मंगलमय हो, भगवान आपको लंबी आयु दे, आज तो कहीं से थोड़े से धन की प्राप्ति हो जाए, आज तो स्कूल की छुट्टी हो जाए, आज तो नागर सर अनुपस्थित हो जाए। यह आकांक्षा होती है। जब कोई काम दो, होमवर्क दो, प्रश्न पूछना होता है, कोई प्रश्नों के उत्तर पूछने हैं क्लास में, तो कुछ विद्यार्थियों की आकांक्षा होती है कि आज तो नागर सर अनुपस्थित हो जाएं, आज नागर सर स्कूल ना आए। अगर वो याद नहीं करता है, काम करके नहीं लाता है, तो ये आकांक्षा होती, इच्छा होती है। खुश रहो, आयुष्मान भवो, प्रसन्न रहो,
खूब तरक्की करो, ये सब आशीर्वाद और मनोकामना इच्छावाचक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। नंबर 6 संदेहवाचक। संदेह, जहां संदेह उत्पन्न हो, जहां संदेह हो, जिन वाक्यों द्वारा कार्य के पूर्ण होने में, जिन वाक्यों के द्वारा कार्य के पूर्ण होने में संदेह या शक की अभिव्यक्ति हो, डाउट, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जिन कार्यों के पूर्ण होने में डाउट हो, संदेह हो, शक हो, वो वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इन्हें हम इच्छात्मक या इच्छार्थक वाक्य भी कहते हैं। सॉरी, क्षमा करें, इच्छार्थक नहीं, इन्हें हम संदेहवाचक, जहां जिन वाक्यों द्वारा कार्य के पूर्ण होने में संदेह या शक हो, वहां हम संदेहवाचक या संदेहात्मक यानी संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक नहीं, संदेहात्मक, क्या डाउट हो जाता है भाई, शायद वे उत्तीर्ण हो सके, हो सकता है आज बारिश हो, अब तक तो चोर भाग चुका होगा, अब तक तो स्कूल बंद हो चुका होगा, शायद कल से स्कूल खुले, शायद कल से लॉकडाउन हट जाए, शायद कल से कोई छूट मिले। ये सारे क्या हैं? संदेहवाचक, क्योंकि यह कार्य पूर्ण होने में संदेह, शक है, शक हो रहा है, शक की अभिव्यक्ति है, इसलिए इसको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 7वां विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य आश्चर्य जहां होता है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रेम, प्रशंसा, अवसाद। अवसाद जानते हो क्या होता है? डिप्रेशन में आना अवसाद कहलाता है। आदि मनोभाव प्रकट होते हैं, वे विस्मय आदि बोधक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन्हें हम विस्मय आदि बोधक, विस्मयार्थक, विस्मयात्मक या मनोवेगात्मक वाक्य भी कहते हैं। इनको हम विस्मयार्थक, विस्मयात्मक, मनोवेगात्मक वाक्य भी कहते हैं। ओह कितना सुहाना दृश्य है, ओह ओह आ गया, यहां विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। ओह वाह, इससे वाक्य की शुरुआत होती है। अरे छी, घृणा आ गई, छी कितना गंदा दृश्य है, हाय कितना बुरा हुआ, ओ कितना सुहाना दृश्य है, अरे तुम कहां चले गए, वाह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितना सुंदर मोर है। ये सारे क्या है? विस्मय आदि, विस्मयवाचक। 8वां होता है संकेतवाचक। 8वां क्या होता है? संकेत। संकेत करता है, एक बात दूसरी बात की ओर संकेत करती है। सामान्य रूप में हम देखते हैं तो ये मिश्र वाक्य होते हैं, ज्यादातर ये मिश्र वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना प्रकट होता है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है या किसी शर्त की पूर्ति होने का बोध होता है, तो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। इसको हम संकेतार्थक या शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं। यहां शर्त होती है, संकेत होता है,
क्लियर? जैसे परिश्रम करते तो प्रथम आ जाते, परिश्रम करते तो प्रथम आ जाते। प्रथम कब आते? परिश्रम करते। ये शर्त आ गई यहां पर, परिश्रम करने की शर्त पर हम प्रथम आ सकते थे। परिश्रम करते तो प्रथम आ जाते। यदि अवकाश हुआ तो मिलने आऊंगा, यदि छुट्टी हुई तो खेलने जरूर जाऊंगा। अगर उसने झूठी गवाही न दी होती तो राम नहीं फंसता। अगर वो सावधानी बरतता तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आती। अगर वो सावधानी बरतता तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती या नहीं है। इसका मतलब है कि नेगेटिव वाक्य नहीं है, नकारात्मक वाक्य नहीं है, क्योंकि यहां पर संकेत शर्त है, शर्त के आधार पर। यह हमें कुछ वाक्यों में ध्यान रखना होगा कि खाली न आ जाने से वो नकारात्मक नहीं हो गया, यहां शर्त हो गई। अगर उसने झूठी गवाही न दी होती, न, ध्यान दे, न दी होती तो राम वहां नहीं फंसता। या नहीं और ना को देख करके हम ये निर्धारण नहीं कर सकते कि ये प्रश्नवाचक, ये निषेधात्मक वाक्य है, ये नकारात्मक नहीं। यहां शर्त है, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य ही होगा। चाहे आज्ञा दी हो, चाहे नकारात्मकता हो, चाहे प्रश्न पूछा हो, अगर शर्त का बोध होता है, संकेत एक वाक्य दूसरे वाक्य की ओर करता है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, तो यहां पर संकेतवाचक वाक्य ही होगा। क्लियर है? इसके बाद नंबर पहला था विधानवाचक, विधानवाचक। अब आता है आपके उसमें वाक्य का रूपांतरण। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण, रचनांतरण अथवा परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। वाक्यों को बदलना, वाक्य का रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण। एक रचना को दूसरी तरह की रचना में परिवर्तित करना, यहां बात होगी। अर्थ की दृष्टि से आठों वेदों के बीच एक दूसरे का रूपांतरण, रचनांतरण या परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु यहां ध्यान रहे, चूंकि यहां अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, इसलिए एक से दूसरे में जब वाक्य बदला जाएगा, एक वाक्य का रूपांतरण दूसरे में होगा, तो निश्चित रूप से यहां अर्थ का परिवर्तन हो जाएगा। पहला वाक्य, एक वाक्य है, रमेश घर जाता है। रमेश घर जाता है, कैसा वाक्य है ये है विधानवाचक वाक्य। जाता है। अब इसको बदलना है किसमें? नकारात्मक वाक्य में। तो रमेश घर नहीं जाता, क्या बदल गया? रमेश घर नहीं जाता है, ये विधानवाचक है।
ये विधानवाचक, यहां आ गया निषेधवाचक, निषेधवाचक में बदल गया। अब तीसरा आएगा प्रश्नवाचक। क्या रमेश घर जाता है? क्या रमेश घर जाता है? ध्यान रहे, प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगेगा। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो वाक्य परिवर्तित नहीं माना जाएगा, वाक्य प्रश्नवाचक में नहीं माना जाएगा। यह हमें ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। प्रश्नवाचक, चौथा वाक्य बनता है विस्मय आदि। अरे अरे रमेश घर जाता है, विस्मयवाचक। और भी हो सकता है, वाह रमेश घर जाता है, ओ रमेश घर जाता है। विस्मय को व्यक्त करने के लिए ये आवश्यक है। जैसे प्रश्नवाचक में ये और ये चिन्ह दोनों आवश्यक हैं, ऐसे इसमें विस्मय प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक शब्दों को लिखना आवश्यक होता है। इच्छावाचक, इच्छावाचक, आज तो रमेश घर जाए। अब देखिए यहां आज तो शब्द जोड़ दिया गया, अपने मन से शब्द जोड़े जाएंगे, परंतु यहां मुख्य क्या है, कर्ता रमेश, क्रिया जाता और कर्म घर, इन तीनों का समावेश होना आवश्यक है। वाक्य में ये तीन आवश्यक हैं। अर्थ तो बदलेगा, जब अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं तो अर्थ तो निश्चित रूप से बदलेगा। इच्छावाचक हुआ, अर्थ तो बदलेगा, परंतु हमें तीन चीज ध्यान रखनी है यहां पर। रमेश घर जाना, जाना क्रिया है, रमेश करता है, घर कर्म है। तो रमेश घर और जाने, क्लियर। संदेहवाचक, रमेश घर जाता होगा, संदेहवाचक, रमेश घर जाता होगा, रमेश घर जाता होगा, यहां संदेह हो गया, संदेहवाचक। इसके बाद में आता है संकेतवाचक। पिताजी बुलाते तो रमेश घर जाता, पिताजी बुलाते तो रमेश घर जाता। संकेत हो गया, पिताजी बुलाते तो रमेश घर जाता, पिताजी बुला रहे हैं इसलिए रमेश घर जा रहा है, भूख लगी है इसलिए रमेश घर जा रहा है। संकेतवाचक वाक्य हो गया, यहां पर संकेत हो गया, संकेतवाचक।
इसके बाद में आता है आज्ञार्थक, आज्ञावाचक। रमेश घर जाओ, ये आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य, रमेश घर जाओ। इस प्रकार से वाक्य रूपांतरण, वाक्य रचनांतरण आपको बताया गया है। विधानवाचक वाक्य रूपांतरण का आधार होता है। उसके आधार पर किसी भी वाक्य को किसी भी प्रकार के वाक्य में बदला जा सकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का रूपांतरण किया गया है, फिर ध्यान रखना है, इसलिए वाक्य के अर्थ में परिवर्तन होना अनिवार्य है। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।